एंड वेरी नियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। क्लास 10th से मुझे बहुत ज़्यादा इत्मीनान है क्योंकि न सिर्फ तमाम बच्चे होमवर्क भेज रहे हैं, शौक़ से कर रहे हैं, प्यारा कर रहे हैं, मुकम्मल होमवर्क भेजते हैं और दुरुस्त जवाब लिखते हैं, एक एक मानी नोट करते हैं। इससे ज़्यादा खुशी की बात किसी टीचर के लिए कोई और नहीं हो सकती। आज क्लास 10th के लिए हमारा जो सबक है वो है एक कहानी बड़ी पुरानी। ये अफसाना है, जगह जगह लिखने की अफसाना है। क्यों? ये एक MCQ है, ये पर्चे में आएगा। सफ़ा नंबर 36 और 37 है। एक्टिविटी नंबर 1 है हमारे पास आज लिखाई का, और आपने इस हिस्से को बड़ा बनाना है और सीधा स्ट्रेट ऊपर लेकर जाना है, जीम को ज़रा दूर रखते हुए ऐसे, और ला इसको बड़ा बनाने की कोशिश करें। एक्टिविटी नंबर 2 है तमाम अल्फाज की मानी किताब के ऊपर रेड और ग्रीन पेन के साथ लिखने। इस व्हाट्सएप नंबर पर विद योर नेम अपना नाम ज़रूर लिखें। उसकी वजह यह है कि अब बहुत सारे बाहर के स्टूडेंट्स भी होमवर्क भेज रहे हैं, तो हमें मसला होता है फिर अटेंडेंस का भी। तो खुदा जाने अब अल्लाह को ही मालूम है कि अब जूते भी कैसे बनने लगे हैं। जूते कैसे बनने लगे हैं, देखें जुमले का मतलब क्या है। शोहर के आने का पता ही नहीं लगा, उनकी आंखें बंद थी ना, मुंह में थर्मामीटर था, आंखें बंद थी, तो शोहर जो है उनका पता ही नहीं लगा, चाप भी नहीं सुनाई दी, जूते या कदम की आवाज़ नहीं आई। वो यानी शोहर पुष्ट पर बेगम साहबा के पीछे आकर खनखारे, गले से आवाज़ निकाली ताकि मालूम हो जाए कि मैं आया हूँ। ये आवाज़ खनकारना कहलाती है। इसका मतलब है क्या करना? इसका मतलब है मुतवज्जे करना कि मैं आ गया हूँ। लेकिन आज अगर कोई करता है तो हम उससे थोड़ा सा दूर हो जाते हैं कि भाई ज़रा मास्क लगा लो, मुझे लगता है तुम्हें कोरोना है। तो उनके खनखारने से, चूँकि जूतों की आवाज़ नहीं, अचानक ये खनखारना सुना तो आंखें खुल गई, मुंह भी खुल गया, थर्मामीटर जो था मुंह में वो खुल गया, वो टपक पड़ा, गिर गया। और उन्होंने फ़ौरन कहा कि कमबख्त, थर्मामीटर को कहा कि बुरा हो इसका थर्मामीटर का कि ये गिर गया और नेक शगुन है। औरतें अक्सर इस किस्म की बातें बहुत करती हैं ना कि थर्मामीटर का टूटना मगर ऐसा होना यानी थर्मामीटर का टूटना एक नेक और अच्छे अमल का सबूत है, यानी मुस्तकबिल में कोई अच्छी बात मिल रही है क्योंकि थर्मामीटर जो टूट गया है। नेक शगुन है। वो बेफिक्री दिखा रही थी, यानी बेफिक्री दिखाना किस चीज़ की है कि मैं बीमार नहीं हूँ, सोच रही थी। जब इन्हें परवाह ही नहीं, यानी शोहर को परवाह ही नहीं है, वो चाहती हैं कि ये पूछे कि थर्मामीटर क्यों लिया हुआ है, खैर तो है, तबीयत तो ख़राब नहीं है, लेकिन उसने कुछ भी नहीं पूछा। तो जब उनको परवाह नहीं है तो क्यों अपना दुखड़ा रोऊं, अपना गम क्यों बयान करूं। बख्शू मियाँ को फिर निकालने की कोशिश की है। उन्होंने कहा वो तो मैं दफ्तर नहीं गया था जो रोक लिया, मतलब वो जा रहे थे। उन्होंने बेताल्लुकी से, शोहर ने जैसे दोनों में ताल्लुक ना हो, बेताल्लुकी से खिड़की के बाहर देखते हुए कटीले लहजे में कहा, तंज भरे अंदाज में, बड़े शदीद गुस्से वाले अंदाज में कहा, मैंने तो नहीं निकाला, किसी को खुद ही गठड़ी बांध लाए, वो भी इसी तरह बोनी जैसे किसी और से कह रही हूँ। इसका मतलब ये है कि इन दोनों में इस वक्त इनके डायलॉग से ऐसा लग रहा है कि कोई ताल्लुक नहीं है। और वजह क्या है? देखें, 2 दिन पहले झगड़ा जो हुआ है, 2 दिन पहले झगड़े के बाद यही सूरत हाल थी। और झगड़े तो अब बार बार होते थे, रोज़ाना होते थे। अब आपको कल मैंने एक बात बताई थी कि शादी का इब्तिदाई ज़माना जो था वो मोहब्बत का ज़माना था। ट्रेनिंग पर जब गए थे तो वहाँ से खतूत भेजते थे, और अब कहते हैं कि झगड़े बार बार हो रहे हैं। शाम को कुछ लोग आएंगे बख्शू मियाँ, शोहर ने कहा, बाजार से समोसे ले लेना, दर्जन भर। दर्जन कितने होते हैं भला? 12 को दर्जन कहते हैं भर। घर में तो कोई ढंग की चीज़ नहीं बन सकती, अच्छी लजीज चीज़ तो तुम लोग नहीं बना सकते हो। बीवी पर ही तंज किया है। चाय ही ठीक बना सको तो बना लेना। उन्होंने बावर्ची खाने का दरवाज़ा खोलकर, शोहर ने बावर्ची खाने का दरवाज़ा खोलकर कहा और पलट कर दूसरे कमरे में जाने लगे। वाह, मेरी भी तो कोई इज्जत है। यहाँ पर देखें, मेरी भी तो कोई इज्जत है। इसका क्या मतलब है कि शोहर ने बीवी को इग्नोर करके मुलाजिम को सारी बातें बताई। बीवी चाहती है कि मुझे कहे कि आज मेहमान आएंगे और तुम ये काम करवा दो, तो अगर डायरेक्ट मुलाजिम को कह दिया तो मेरी इज्जत ख़राब कर दी। अब इनकी खुशामदें होंगी, मुलाजिम की झूठी तारीफ़ें होंगी, तो और मेरे सर पर नाचेंगे। सर पर चढ़ना, बात ना मानना, ये पहले से बात नहीं माने। जैसे बख्शू मियाँ ही तो ये घर चला रहे हैं। एक अच्छा MCQ है, मुलाजिम का नाम क्या है? मुलाजिम का नाम जो है वो बख्शू मियाँ है। देखिए, बार बार चीज़ को दोहराने से याद हो जाता है।
بخشو میاں تو ہی گھر چلا رہے ہوں، اپنی جان کھپا دی، کہتے میں نے اتنی محنت کرتی ہوں اور یہ صلہ ملا ہے، آج اس کا یہ بدلہ مل رہا ہے۔ وہ زور زور سے بولتی میاں کے پیچھے آئیں، مگر وہ میز پر سے دفتر کی فائلیں اٹھا کر باہر نکل گئے۔ یہ اچھے MCQs ہوتے ہیں کہ میز کے اوپر سے کیا اٹھایا ہے۔ اب دیکھیں جب وہ چونکہ یاد کیا رہے گا بائی اسکوٹر سٹارٹ کیا ہے تو غلطی ہو سکتی ہے، مطلب یہ غلطی ہو سکتی ہے کہ کیا اٹھایا ہے، اسکوٹر کی چابی، حالانکہ انہوں نے کیا اٹھایا، آپ جواب دیں، انہوں نے فائلیں اٹھائی ہیں، درست جواب یہ ہے فائلیں اٹھائی تھیں۔ میاں نے باہر اسکوٹر نہیں سٹارٹ کیا، اصل میں اسکوٹر انہوں نے سٹارٹ کیا ہے، کک لگا کر سٹارٹ کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں ادھر دیکھیں، یہ بائک ہوتا ہے تو اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے نا ایسے کک لگاتے ہیں، وہ کک لگاتے ہیں اور پھر ادھر ہاتھ میں ایکسیلیٹر ہوتا ہے، اس کو جب کک لگا کر نا وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو ایکسیلیٹر کو یہ ایکسیلیٹر دیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہتے ہیں کہ اتنے زور سے کک لگائی، اسکوٹر نہیں سٹارٹ کیا کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ نہیں سٹارٹ کیا، کہتے ہیں کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ اسکوٹر نہیں سٹارٹ کیا، میرے ذہن پر لات ماری ہے، ایسا نہیں لگ رہا کہ وہ اسکوٹر انہوں نے جو ہے نا وہ کک جو ہے وہ موٹر سائیکل کو لگائی ہے، مطلب زور سے شدید آواز میں سٹارٹ کیا کہ عورت تنگ ہوگی، ایسا لگا کہ انہوں نے یہ بائک جو ہے وہ کلات نہیں لگائی سٹارٹ کرنے کے لیے بلکہ مجھے لگائی ہے۔ اور اس سے کیا ہوا، میرے کل پرزے، میرے دماغ کے جتنے مشینی پرزے تھے وہ چل پڑے، دماغ میں کہتے ہیں گرمی پیدا ہو گئی اور غصہ پیدا ہو گیا، میرا دماغ بھی اس سے چلنے لگا۔ خدا سمجھے، کہتے اللہ ہی ان کو ہدایت دے، اور پھر بیٹھ کر کرسی پر بیٹھ کر پھسر پھسر رونا شروع کر دیا، رونے کی آواز آنا شروع ہوگی۔ ہمیں ہمیشہ وہی چاہیں گے جو میں نہ چاہوں، یعنی میں اس وقت بخشو میاں کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے، ہمیشہ مجھے ذلیل کریں گے دوسروں کے سامنے۔ انہوں نے دوپٹے سے ناک پونچھی اور دل کھول کر رونے لگی۔ نیم تاریک کمرہ تھا، آدھا اندھیرا تھا اور آدھا روشنی تھی، تو اور ٹھنڈا کمرہ تھا، ظاہر سردیوں کا زمانہ تھا، گرم گرم آنسوؤں سے آنسو چہرے پر گرم گرم آنسو گرے، تو چونکہ چہرہ ٹھنڈا تھا گرم گرم آنسو نے انہیں بڑی اطمینانیت ہوئی، اطمینان ہوا، سکون ملا۔ کیوں؟ چہرہ ذرا کیا ہو گیا، چہرہ گرم ہو گیا، کمرہ ٹھنڈا تھا۔ تو یہ دیکھو یہ جھاڑ بونچ کی ہے، اب انہوں نے صفائی کرنا شروع کر دی کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ مہمان آنے والے ہیں۔ حضور کے کمرے کی شوہر کو اس نے تنزن حضور کا نام دیا ہے۔ انہوں نے جیسے میاں کو مخاطب کیا اور روتی ہوئی اٹھی میاں کو، حالانکہ وہ تو وہاں نہیں تھے، اور روتی ہوئی اٹھی اور میز کی سطح پر جمی ہوئی گرد کی تہہ کو انگلیوں سے صاف کیا، پھر جھنجھلا کر تنگ آ گئی، انگلیوں سے کہاں صاف ہوتا ہے، تنگ آ کر انہوں نے دوپٹے کے پلو سے کپڑے کا ایک سرا اپنے دوپٹے کے پلو سے ہی سارا فرنیچر پونچھ ڈالا، صاف کر لیا۔ لو ذرا دیکھو، اگر میں اس وقت دھیان نہ دیتی، توجہ نہ دیتی، مہمانوں نے آنا ہے، توجہ نہ دیتی تو یوں ہی ہاک جمی رہتی، یہاں پر کیا ہوتا، گرد پڑی رہتی، اور جو آتا میری صحت کے قصے لے بیٹھتا، جو آتا جب مہمان آتے تو وہ کیا اس بات کو سمجھے، میری صحت کے قصے لے بیٹھتا۔ دیکھیں اگر گھر گندا ہوگا نا تو لوگ کیا کہیں گے، اوہو بی بیمار ہے، کام نہیں کر سکتی، جبھی تو دیکھو گھر گندا پڑا ہے۔ تو اس نے کیا کیا، گھر کو صاف کر دیا تاکہ کوئی میری صحت کے قصے نہ لے بیٹھے، صحت کا ذکر ہی نہ کرے، اور کوئی پھر مجھ سے تم بیمار ہو، کیسی طبیعت ہے، اب دیکھو گھر بھی گندا پندہ ہو رہا ہے، تو میرے ساتھ ہمدردیاں کرتا۔ تو ایسی ہمدردیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تنتنے میں، تیزی میں، غصے میں اور تیزی میں انہوں نے کمرے کی صفائی کر ڈالی بانس لا کر۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے گھر میں ایک موجود ایک بڑی لمبی سٹک ہوتی ہے، اس کو بانس کہتے ہیں، یہ پودے کی ایک قسم ہے، لمبا ہوتا ہے، پتلا ہوتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے، اس طرح اس میں ڈاٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس سے کیا کیا، چھت کا جالا لے ڈالا، نیچے سے تو صفائی ہو جاتی ہے لیکن چھت پر اکثر مکڑیاں ایک جالا بنا دیتی ہیں، تو اس کے ساتھ خواتین کچھ کپڑا وپڑا باندھ کر اس سے وہ چھت کا جالا لے ڈالتی ہیں۔ لے ڈالنا، ہٹا دینا، وہ ہٹا دیا، لیکن وہیں پر مگر روشن دان میں لگی چڑیا کے گھونستے سے آنکھ بچا گئی۔ روشن دان میں چڑیا نے گھونستا بنایا تھا، کمبخت چڑیوں نے آنکھ بچا گئی، نظر انداز کر دیا۔ کمبخت اللہ ہی ان کو سمجھے، بدقسمت چڑیاں جو ہیں، انہوں نے نہ جانے کب روشن دان کی ذرا سی کھلی دروازے یا کھڑکی میں سے گزرنے کے لیے تھوڑی سی جگہ۔ آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس دروازہ ہے نا، اب اگر یہ دروازہ ہے، اس کو درز نہیں کہہ سکتی، یہ تو کھلنے کے لیے جگہ ہے۔ اگر دروازہ یا روشن دان جو ہے نا وہ اتنی سی جگہ رہ گئی ہے درمیان میں، اتنی سی جگہ اگر درمیان میں رہ گئی نا یہ والی جگہ، تو اس جگہ کو درز کہیں گے۔ یہ غلطی سے رہ گئی، سے چڑیا وغیرہ آسانی سے اس ایریے سے آ سکتے ہیں، تو روشن دان اتنی سی درز کھلی دیکھ کر اس نے کیا کیا
चिड़िया ने वहाँ से गुजर कर जो है वहाँ पर तिनके फुंसा लिए, यानी घास के तिनकों से घोंसला बना दिया। और अब तो इसमें बच्चे चूं चूं कर रहे हैं, और अब बच्चे चूं चूं कर रहे हैं, चिड़िया के बच्चों की आवाज़ आ रही है। यहाँ पर अब याद रखें इस चीज़ को, पहले इसको डिस्कस करते हैं कि इनके मियाँ ने भी बख्शू को हिदायत कर दी थी कि अब घोंसला न छेड़ना वरना बद्दुआ लगेगी चिड़ियों की। अब देखें औरत का किरदार देखें, औरत ने भी मकड़ी का जाला तो हटा डाला, लेकिन चिड़ियों के घोंसले को बच्चों की वजह से इग्नोर कर दिया। यानी जानवर के बच्चों का कितना ख्याल है, ये बहुत ज़रूरी है ये बात। और उसके मर्द ने, उसके शोहर ने भी बख्शू को हिदायत कर दी थी। क्या हिदायत की थी? कि घोंसला न छेड़ना, क्या होगा? बच्चों की बद्दुआ लगेगी, आह लगेगी। अब मर्द ने भी बच्चों की इतनी परवाह की, और किसके? जानवर की। लेकिन यही मर्द हैं और यही औरत हैं जो आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, और इनको अपने बच्चों की परवाह नहीं है। भाई अपने बच्चों की भी इतनी परवाह करें जितने जानवर के बच्चों की परवाह करते हैं। घोंसले को नज़रअंदाज करके उन्होंने पर्दे झटक कर पर्दे को ऐसे झटका दिया और सारी धूल निकाली। अभी चंद हफ्ते पहले ही तो उन्होंने घर के हरज में से पैसा बचाकर, थोड़े पैसे बचाकर ये अच्छे खासे महंगे पर्दे सिलवाए थे। अब बचत कोई सैकड़ों की तो थी नहीं, सैकड़ों कोई बहुत ज़्यादा पैसे तो नहीं बच रहे थे। क्या किया? यही अंडों के लिए पैसे दिए, गोश्त के लिए पैसे दिए, दूध में तो डंडी मार ली थी। देखें, डंडी मार लेना, ज्यादा पैसे बताकर कम का सौदा लाना, बाकी पास रख लेना, इसको डंडी मारना है। ये डंडी उन्होंने इसलिए नहीं मारी कि मैं अपने लिए जेवरात बनाऊंगी। दूध से, मक्खन से, गोश्त से पैसे बचे, उसके क्या खरीद लिए? उसके पर्दे खरीद के ड्राइंग रूम पे लगा लिए। यहां से भी इस औरत का क्या अंदाजा होता है? देखें, उसको घर से भी कितना लगाव है, घर से भी कितनी मोहब्बत है। जब घर से इतनी मोहब्बत है तो फिर इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि आपके दरमियान लड़ाई झगड़े भी ना हो। और डॉक्टर ने इन्हें अंडा, दूध, मक्खन रोज़ खाने की हिदायत की थी, मगर वो ये चीज़ें खाती रहती और पर्दे न बनते तो वो और बीमार ना हो जाती। यहाँ पर एक नफ्सियात है कि पर्दे न बनने से वो और बीमार हो जाती। ये बीमारी कौन सी है? पर्दा न बनना और बीमार हो जाना, ये कौन सी बीमारी है? ये बीमारी कौन सी है कि लोग कहेंगे देखो पर्दे ही नहीं हैं, और इस तरह क्या होगा? नफ्सियाती बीमारी हो जाएगी। ठहरो मैं पर्दे ही बना लूं ताकि मेरी इस नफ्सियाती बीमारी से तो जान छूट जाए। डॉक्टर ने ये भी कहा था कि खुश रहा करो, घर बना तो खुश हुई, अब नए घर में सब पुरानी चीज़ें तो अच्छी नहीं लगती, इसलिए एक पर्दे ही क्या, पर्दों को छोड़ो। और क्या चीज़ें थी? ये मेज़, ये कुर्सियाँ, ये सोफ़ा भी तो उन्होंने ही खरीदा था। उन्होंने का मतलब है औरत ने, ऊपर लिख लें, यहाँ पे जो उन्होंने है ये औरत है, औरत ने खरीदा था। ये कमरा तो उन्हें इतना अजीज था कि बच्चों बहुत प्यारा था, ये कमरा उनको अहम था क्योंकि उनके शोहर का था, बच्चों को यहाँ घुसने न देती। मगर ये बड़े मियाँ बख्शू हैं कि उन्हें चीज़ों की अहमियत का और कदर कीमत, बड़े मियाँ बुजुर्ग कहा उनको, तंजन कहा बख्शू को, इनको चीज़ों की अहमियत यानी कितनी अहम होती हैं, कितनी मुश्किल से मैंने बनाई हैं, और कदर का और इसकी इज़्ज़त और मुकाम का ख्याल नहीं है, उनको ये बात मालूम नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये लेक्चर ख़त्म होता है। तमाम मानी को नोट कर लें और मुश्किल अल्फाज के मानी अपने पास उतार दें, और इंशाअल्लाह एक नए लेक्चर के साथ आपके साथ सामने नेक्स्ट वीक हाजिर होंगे। शुक्रिया, वस्सलाम, खुदा हाफ़िज़।